इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए, और वो तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडिन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है, और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडिन कफ सिरप, इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं, वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं, वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं, यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारण सामने आई है। ये पूरा प्रकरण इलीगल, यानी इसमें एडिटेशन का भी नहीं है, यह इलीगल डाइवर्जन का है। इस डाइवर्जन के माध्यम से इन होलसेलर ने, जिसमें सहारनपुर का भी है, गाजियाबाद का भी है, वाराणसी का भी है, लखनऊ का भी है और कानपुर का भी है, इन लोगों ने इसको उन देशों में पहुंचाया है, उन राज्यों में पहुंचाया है जहां मद्य निषेध है, लेकिन वहां पे नशे के आदी लोगों को इसको लेने की एक आदत सी है, तो वहां पर उसका दुरुपयोग किया गया है। जबकि बिना चिकित्सीय परामर्श के इसका सेवन नहीं हो सकता, खासतौर पर बच्चों के लिए। एडल्ट भी चिकित्सीय परामर्श से ही इसका सेवन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कफ सिरप नहीं लिया? खांसी होती है, हर व्यक्ति लेता है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श से उसमें लिखा जाता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। अब बात पहले अब सुन लीजिए ना, आपने पूरी बात बोली तो हम लोगों ने आपकी बात सुनी, आप लोग चिल्लाते रहे तब भी हम आपकी बात सुनते रहे। अब कम से कम हमारी बात तो सुन लें। ये कार्रवाई सरकार ने की है, और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है, और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है।
कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। प्रश्न संख्या 5 डॉक्टर रागिनी। देखो ये दिखाना नहीं, पूरा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर बड़ा। मेरी बात सुनिए, विषय आपने मेरा बात सुन लीजिए तुम जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। आप उसको सुनेंगे कि अपना बोलते रहेंगे? अगर आप अपना बोलते, अगर मेरा निवेदन सुन लीजिए, अगर नियम एक सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि आपने नियम 56 दिया था और पूरा उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया, ठीक है? तो वो विषय समाप्त कर दीजिए उसको, नियम 56 को। नियम 56 का विषय तो पूरा आ गया ना, उत्तर तो आ गया उसमें। अब वही तो आप चाहते थे, आपने जानबूझकर कि आपके नेता उस विषय को ना उठा पाए, आपने उसको उठा दिया। जब आपने उसको मुख्यमंत्री जी सदन के सम्मानित नेता हैं, वहीं पर आपने किया ना, तो आपने विषय को कभी कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक वो। तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है ये। अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम मुख्यमंत्री जी आप समझते रहिए, किसी का नाम। देखिए, जो विषय सामने आया था, जिसको घुमा फिरा के उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई, और हम कई बार इस बात को कर चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मान्यवर बताया भी, और इस सीरप से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, रही बात इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ, उसमें हुआ ये माननीय, किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। नहीं, उसमें हुआ ये माननीय मंत्री जी, उसमें ना एक आदमी नारा लगा रहा था कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उसने, थानेदार ने कहा कि भाई क्यों बोल रहे हो इसका? तो उसने कहा मैंने नाम तो लिया नहीं। तो उसने कहा मुझे पता तो है, तो नाम तो लिया नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कही, अरे पार्टी का, अरे कोई नमूना नहीं है। डॉक्टर रागिनी, ये अपने आप बैठिए। अरे अगला प्रश्न बैठिए, रवींद्र जी बैठिए, चलो सब लोग बैठिए। अगला प्रश्न, ये सदन को अगला प्रश्न, गुमराह करना, सदन का समय खराब करना, केवल इनके पास एक ही काम है। मान्यवर, चलिए बैठिए। अगला प्रश्न डॉक्टर रागिनी। और मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं। अरे आप क्यों समझते हो, हर बात सारा नेगेटिव अपने ऊपर क्यों लेते हो? बैठो, अरे बैठिए ना। अरे आपका नाम तो लिया नहीं, बैठिए। आप क्यों समाज में कहना चाहते हैं कि आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आप ही हो? बैठो, बैठिए प्लीज, बैठिए। नहीं, उसमें आपने भी तो कहा ना कि सरकार संरक्षण दे रही है, तो सरकार संरक्षण तो उन्होंने बताया आपको। बैठिए प्लीज, बैठिए। अरे बैठिए, अरे माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठो, जो बातें आई हैं बैठो, कोई इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, चलो ना प्लीज, नहीं चलेगी, नहीं के इसकी इजाजत नहीं होती, ये इनसे कागज ले रहे, इसकी इजाजत नहीं। अरे आप बैठो, अरे इसकी इजाजत नहीं है, ये नहीं ले सकते। अरे मान्यवर, ये सदन में ये नियम के अनुसार नहीं है। मान्यवर,
अगर इनको कोई चीज दिखानी थी तो पहले मान्यवर वहां टेबल करना चाहिए था। वो कह रहा हूँ वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। टेबल करना चाहिए था पहले। अरे आप लोग चलो प्लीज चलो। क्या कहे ये अपने आप में सदन का समय खराब कर रहे मान्यवर। एक नियम उठाया था और उस वक्त तो चर्चा करेंगे नहीं, पहले तो प्लीज चलिए चलिए आप लोग चलो अपने पे। हर चीज का जवाब मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया पूरा। उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है बार-बार। ये सरकार पूरी तरीके से जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो उस सिरप का कोई मतलब नहीं है मौतों से। उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई, उसके बाद भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देखिए कोई भी मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं मानवर। आप लोग चलो प्लीज चलो। अरे चलो प्लीज चलो। चलिए आइए चलिए प्लीज चलिए। आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी। एक सेकंड, आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक भी मौत नहीं है, आप कह रहे सैकड़ों हुई है। बताओ ना नाम, आप नाम बताइए किसकी मौत हुई है। आप नाम बता, आपके पास नाम है नहीं, किसी की हुई नहीं, और गलत बयानी आप कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? गलत बयानी आप कर बैठे हुए, आप बताइए ना नाम। आप चलिए अपनी जगह पे बताइए। अरे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं है ना, तो आप बता रहे हो सैकड़ों में से नाम बताइए। सैकड़ों कौन है? गुमराह मत करिए, बैठिए प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मेरा आपसे निवेदन, बैठो। आप बैठो, प्लीज बैठो, आइए प्लीज। अरे वो आप चलिए कहिए ना, किसने कहा मना किया? किसने मना किया ना कहने के लिए? कहिए, चलिए कहिए। जब कहा कि एक भी मौत नहीं हुई तो आप चलिए अपनी जगह पर चलिए जाके बताइए। अरे देखिए ऐसे गुमराह हम इनके इस बयान पर हम लोग वॉकआउट करते हैं। चलो जी आओ। चलिए हो गया, वॉकआउट हो गया। चलिए वॉकआउट हो गया। अरे वॉकआउट हो गया। चलिए वो उन्होंने कह दिया वॉकआउट हो गया। चलिए आई चलिए प्रश्न क्या? चलिए तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो बयान दिया और उसमें जो 2 नमूनों वाली बात कही, इस पर विपक्ष भड़क गया है। कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर पहले ही हंगामा कर रहा था, लेकिन सीएम के बयान के बाद और भड़क गया, नारेबाजी की और अब सदन से वॉकआउट किया है। योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि प्रदेश में कोडीन सिरप की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है और इस मामले में गलत बयानी की जा रही है। लेकिन इस दौरान इशारों में उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा, इसको लेकर के विपक्ष विफर गया है, जम करके नारेबाजी हुई है और इसके बाद वॉकआउट हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। कोडीन कांड को लेकर के उत्तर प्रदेश में जबरदस्त घमासान चल रहा है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था और इसकी गूंज विधानसभा के अंदर भी सुनाई पड़ी है। विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया है। कोडीन पर सीएम योगी के बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट किया है। तो शीतकालीन सत्र में मामला गरमाया हुआ है। कोडीन सिरप को लेकर के देखिए पहले सदन के बाहर किस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अलग अलग तरीके से पोस्टर बैनर के साथ साथ खुद कोडीन सिरप की शीशी बनकर के भी आए हुए थे और इन सब के बीच वॉकआउट हुआ है। और हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, मुख्यमंत्री की ओर से कोडीन सिरप को लेकर तो यह साफ कहा गया कि भाई प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है, यहां सिर्फ स्टॉकिंग हो रही थी, लेकिन उनका वो बयान अब विपक्ष को अखर गया है जिसमें उन्होंने 2 नमूनों का जिक्र किया था। जी बिल्कुल, देखिए आज सदन में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जब लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, तब उस दौरान मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर के उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर जो सरकार का पक्ष है और जो सरकार जो चीजें कर रही है उस पर बात से साफ थे। और उसको उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और लखनऊ में, और समय समय पर ये लोग विदेश चले जाते हैं। उसमें एक के इंग्लैंड जाने की उन्होंने बात कही, जिस पर जो है विपक्ष की तरफ से माता प्रसाद पांडे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप कैसे किसी को नमूना कह सकते हैं। इस पर जो है सामने की तरफ से सुरेश खन्ना खड़े और उन्होंने कहा कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप क्यों अपने पर ले रहे हैं। इस तरीके की चीजें की। हालांकि जो लगातार लोगों के मौतों की बात जो है कही जा रही थी कि मौतें हुई हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यहाँ कोई भी मौत नहीं हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ इसको बेचने को लेकर के है।
तो ये जो प्रकरण है वो है। इसके साथ साथ होलसेल और स्टॉकिस्ट का मामला रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में होलसेल और स्टॉकिस्ट हैं जिन्होंने इसका जो गलत तरीके से इसको दूसरी जगहों पर बेचा है। इससे कितना मामला है, हालांकि इस प्रकरण में किसी कोई मौत जी। जो बड़ी चीज लगातार ये बात ठीक है। जा रही थी कि इस पर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा, तो मुख्यमंत्री ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जोरदार हंगामा, विपक्ष ने वॉकआउट किया है। कोडिन सिरप को लेकर के तो हंगामा चल ही रहा था, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई देते हुए सरकार की ओर से जो बातें कही हैं उसमें इशारों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जो निशाना साधा, इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में नई पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में कार्यक्रम के मंच पर पहुंच चुके हैं हुमायूं कबीर। जनता उन्नयन पार्टी बनाएंगे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर जिन्होंने ऐलान किया था मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का, और इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया, और अब तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं। जिस जगह उन्होंने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है वहां हर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है। इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को ध्रुवीकरण का डर सता रहा था, और इस वजह से उन्होंने हुमायूं कबीर से किनारा कर लिया। लेकिन हुमायूं कबीर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने AIMIM के साथ तालमेल की बात कही थी और अब अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में मंच पर पहुंच चुके हैं, अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। और दूसरी तस्वीर हम आपको उस जगह की भी दिखा रहे हैं, उस साइट की दिखा रहे हैं जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में। और इन सबके बीच लगातार शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है। जनता उन्नयन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 294 में से 135 सीट पर चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर, अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। तृणमूल कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर यह सता रहा है कि हुमायूं कबीर के उम्मीदवार अगर वोट हासिल करते हैं तो वो तृणमूल कांग्रेस के ही वोट काट सकते हैं। हुमायूं कबीर वैसे तो अलग अलग पार्टियों में रह चुके हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने जो बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, इसके बाद से कहीं ना कहीं पार्टी प्रधानमंत्री भारत का सबसे बड़ा चेयर है, उनका इज्जत देना चाहिए। वो संविधान को सर्वोच्च पद है, इसीलिए मेरा एक क्षुद्र आदमी है, इनको साथ मेरा कोई कंपेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये जिला में 43 इयर्स पॉलिटिक्स में है, इसीलिए मैं इसके पहले भी बड़ा कोई रैली किया, कोई पुलिस सुपर का विरोध में लाखों लोग को लेके बहरमपुर में जुलूस किया। वो जो मरहूम जो प्रणब मुखर्जी था, भूतपूर्व राष्ट्रपति था, फाइनेंस मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर था, उनका साथ में रैली किया, मैं वो मीटिंग चलाया। बीजेपी को खिलाफ चुनाव में उतरेगी, TMC को खिलाफ चुनाव में उतरेगी। तो जिसने पार्टी यहाँ है बंगाल में, जो कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ISF है, तो सब पार्टी के लिए, सब जो TMC और बीजेपी को खिलाफ जो लड़ना चाहते हैं, मेरा साथ कोई गठबंधन करेगी तो मैं वेलकम करूँगी। और बड़ी खबर आ रही है, हुमायूं कबीर की रैली में AIMIM के समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर को AIMIM का समर्थन है। AIMIM के झंडों और पोस्टर्स के साथ समर्थक पहुंचे हैं। इससे पहले हुमायूं कबीर ने ऐलान भी किया था कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ तालमेल को लेकर के बातचीत हुई है, और हुमायूं कबीर की रैली में AIMIM के समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। हाल के विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए थे, वहां पर MIM ने अच्छा प्रदर्शन किया था, और ऐसे में पश्चिम बंगाल में अगर हुमायूं कबीर और MIM के बीच तालमेल होता है तो कहीं ना कहीं ये तृणमूल कांग्रेस के लिए नुकसान पहुंचाने वाली बात हो सकती है। और ऐसे में हुमायूं कबीर की रैली में MIM के जो समर्थक पहुंचे हैं बैनर पोस्टर लेकर के, ये इस बात की और पुष्टि करते हैं कि MIM और हुमायूं कबीर के बीच अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के। और ये अंडरस्टैंडिंग क्या रंग लाएगी, क्योंकि 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। और ऐसे में अगर तीसरे फ्रंट की बात जो कर रहे हैं हुमायूं कबीर, ये एक दिलचस्प कदम हो सकता है।
तो जनता उन्नयन पार्टी के गठन से पहले ही हुमायूं कबीर ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई बंगाल में टीएमसी और बीजेपी दोनों के खिलाफ होगी। दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस, सीपीएम और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की संभावनाओं के संकेत दिए। इसके पहले 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी थी। इसके लिए बड़ी संख्या में चंदा आया। बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ईंटें आई हैं, सीमेंट आया है और तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स आए हैं और ऐसे में वहां पर उनका जनाधार बढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अब अपनी पार्टी बनाने का जो ऐलान उन्होंने किया है, इस पे उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जनता उन्नयन पार्टी का ऐलान तो देखिए 16 दिन के अंदर गतिविधियां काफी यहां पर बढ़ी हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव और 16 दिन के अंदर 22 तारीख को जनता उन्नयन पार्टी अपनी अलग पार्टी का ऐलान हुमायूं कबीर कर रहे हैं। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुर्शिदाबाद में बनाए जा रहे बाबरी मस्जिद के मॉडल को हिंदू मुस्लिम झगड़े को फिर से शुरू करने की राजनीतिक साजिश बताया है। ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उधर हुमायूं कबीर ने मोहन भागवत के बयान का जवाब दिया है। पार्टी के ऐलान से पहले हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, बंगाल के बारे में मोहन भागवत का आकलन गलत है। ममता बनर्जी और आरएसएस के बीच अच्छे संबंध है, हुमायूं कबीर का यह भी दावा है। ममता सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में आरएसएस की शाखाएं बढ़ी हैं। आरएसएस की शाखाएं 558 से बढ़कर के 52,000 हो गई हैं। हुमायूं कबीर दावा कर रही हैं सत्ता 2011 में आरएसएस को मदद करती है। ममता बनर्जी ये दावा कर रहे हैं, हुमायूं कबीर ममता बनर्जी और आरएसएस के बीच अच्छे संबंध होने का दावा कर रहे हैं। मोहन भागवत जी सारा भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नेता है। उनको मैं सम्मान करते हैं, लेकिन वो जो असेसमेंट किया, जो यहाँ कोई दंगा होगी, कोई गड़बड़ होगी, कुछ होने नहीं देंगे। अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। ये सब लोगों को मालूम है, मेरा भी मालूम है, आम जनता को भी मालूम है। जे मुख्यमंत्री के साथ आरएसएस का प्रधान मोहन भागवत जी के साथ अंडरग्राउंड में वो वाजपेयी जो था, उसी टाइम से इनको साथ क्या रिलेशन है सब लोग को पता है। खुला हो गया। ये मुख्यमंत्री आरएसएस को जो सत्ता में आया 2011-20 में, उसी टाइम में ओनली फॉर सारा बंगाल में जो आरएसएस का ब्रांच था, शाखा था, वो 558 था। आज का दिन में ममता बनर्जी आरएसएस को मदद देने, इनको पुलिस अधिकारी लोग मदद देने के लिए 12,000 पहुंच गया। बड़ी खबर आ रही है, केजीएमयू में खुदकुशी की कोशिश का मामला, हिंदू संगठन कर रहे हैं प्रदर्शन। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। महिला डॉक्टर ने साथी डॉक्टर पर धर्मांतरण के दबाव का आरोप लगाया, शादी के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त रखने का आरोप लगाया और महिला डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की थी और इस मामले को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। केजीएमयू के गेट पर बजरंग दल का प्रदर्शन जारी है। आप देखिए यहाँ पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी मांग क्या है ये इनसे जानते हैं। मामला क्या है और मांग क्या है? समरेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है, विश्व हिंदू परिषद के यहाँ मैं संगठन मंत्री हूँ और हमारी मांग एकदम साफ साफ है कि वो रमीज मलिक द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया गया है, उस इसके पहले भी एक हिंदू बच्ची से शादी की जो पेपरों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, उसको पूर्ण रूप से यहाँ प्रतिबंधित किया जाए, उसका एडमिशन बर्खास्त किया जाए, यहाँ से डिबार किया जाए। वो इस विश्वविद्यालय में दिखना नहीं चाहिए। उसको ये नहीं कि सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन क्या होता है? हॉलीडे होता है इनके लिए।
हम ऑल इंडिया नहीं चाहते, उसका बर्खास्तगियाँ चाहते हैं। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं छांगुर बाबा टाइप का यहाँ सिंडिकेट चल रहा है, क्योंकि एक वाहिद अली नामक शिक्षक है जो पैथोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है। यहाँ के छात्रों को कहना खुल के सामने नहीं आ पाते कि उनकी बैक लग जाएगी, अन्य प्रकार की समस्याएं होंगी। उनका यह कहना है कि फर्स्ट ईयर से आते हैं बच्चे, उनको नमाज पढ़ाने का प्रयास करता है, अंदर नमाज पढ़वाता है और उनके माध्यम से वो लगातार किसी भी हिंदू बच्चे को PhD नहीं कराता है। और इस प्रकार कर रहा है वो व्यक्ति इसी का है, जो रमीज मलिक है, इसी का छात्र है। और मुझे लगता है किसी ना किसी प्रकार से सिंडिकेट चल रहा है यहाँ पर इस KGMU के अंदर। और यही नहीं, इकरा यूनिवर्सिटी से भी कई ऐसे मामले हमारे पास आए हैं। लोगों ने हमारा कहना है वहाँ के विद्यार्थियों का कि हम पे बहुत दबाव है, हम सामने आएंगे तो हमको ये लोग सस्पेंड कर देंगे, लाइन हाजिर कर देंगे या अन्य कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि इस परिसर से एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला रेजिडेंट ने आरोप लगाया है कि उससे एक लड़के की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद जब शादी करने की बात उसने कही तो उसने धर्मांतरण का मामला रखा सामने। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे। नाम जानेंगे आपका? मोहित गुप्ता, प्रखंड अध्यक्ष मौलवी नगर, लखनऊ पश्चिम से। बजरंग दल से आप? जी, बजरंग दल। तो जो ये विरोध है, जो मांग है, वो क्या है? मांग हम लोग की जायज है, मांग पूरी होनी चाहिए और अगर मांग नहीं पूरी हो तो हम आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। मांग क्या है? मांग ये है जो लोग गलत है उनको सस्पेंड किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, यही मांग हम लोगों की। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और ये भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं? जी 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 जी। क्या जानती हैं, क्या करना है, क्या मांग है, किस बात को लेकर प्रदर्शन? हम प्रदर्शन इस बात का कर रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न ना हो, महिलाएं जो है बहुत कायदे से रहें। महिलाओं के संग में जो मुसलमान लोग जो ये सब करते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर KGMU गेट है और इसके बाहर जो बजरंग दल है, इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद है, संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP न्यूज, लखनऊ। और कोडीन कांड को लेकर यूपी से बड़ी खबर आ रही है। कोडीन कफ सिरप मामले में CM योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है रिपोर्ट। कोडीन कांड जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई गई है, विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक हंगामा चल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को कोडीन कफ सिरप की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। आज CM ने विधानसभा के अंदर यह दावा किया और जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, इसी रिपोर्ट के आधार पर CM योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर बयान दिया है। देखिए, ये मामला पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा सुर्खियों में था जब से विधानसभा का सत्र शुरू। हालांकि पिछले 1.5 महीने से मामला चल रहा है और लगातार विपक्ष वो सरकार को घेरने की कवायद में था। मुख्यमंत्री ने आज से 3 दिन पहले भी विपक्ष पर निशाना साधा था और आज एक बार फिर सदन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना जो है वो साधा है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके जो रिश्ते हैं वो समाजवादी पार्टी से निकल के सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है उसमें ये कुछ चीजें जो बिंदु है उसमें है कि कोडीन युक्त जो कफ सिरप है ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मेडिकली प्रतिबंधित है। ये चीजें मुख्यमंत्री को इस रिपोर्ट में दी गई। उसमें ये भी कहा गया कि ये कफ सिरप अवैध नहीं है, हालांकि माफियाओं ने अवैध रूप से इसको इकट्ठा किया था। और इसके लिए आपको बता दें ये भी उसमें रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि नशे के लिए बाजार में बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये लोग जो इसके कोडीन माफिया हैं ये लोग इसको बिक्री जो है वो करते थे। इसके साथ साथ ड्रग माफियाओं ने सुपर स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक जो है वो उत्तर प्रदेश में इसके बना रखे थे और उन्हीं को सप्लाई जो है वो की जाती थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसी को लेकर के जो एक्शन है वो चल रहा है और ड्रग माफियाओं के इसी चेन पर यूपी सरकार जो है वो एक्शन जो है वो कर रही है। इसमें रिपोर्ट में जो और कुछ चीजें लिखी गई हैं उसमें है कि कफ सिरप के साथ साथ यूपी सरकार ने सेडेटिव स्लीपिंग पिल्स की अवैध बिक्री पर भी सरकार जो है वो अभियान चला रही है। इसके साथ साथ कफ सिरप की दवाइयाँ जो असली हैं उनका जो अवैध डायवर्जन और बिक्री का जो पूरा सिंडिकेट है वो तमाम चीजों की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई है। इसमें कुछ और चीजें बताई गई जिसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश राजस्थान में जिन बच्चों की मौत हुई है वो तमिलनाडु में नकली दवा कफ सिरप जो बनती है उन 4 बच्चों की मौत हुई, उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं। और ये बात मुख्यमंत्री ने भी आज सदन में कही। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चों की मौत का प्रकरण है वो केंद्र सरकार उसकी जाँच कर रही है और इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश से जोड़ करके जो भ्रम है वो फैलाया जा रहा है। और इसी तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री की रिपोर्ट के आधार पर आज सदन में भी जवाब दिया है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को घेरने की जो कोशिश है वो सदन में हुई है। हालांकि जब मुख्यमंत्री ने सदन में समाजवादी पार्टी को घेरा उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है और मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि हम बुलडोजर एक्शन की जो मांग आप हमसे कर रहे हैं आने वाले समय पर बुलडोजर एक्शन भी होगा और जब बुलडोजर एक्शन होगा तब समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी तरीके से वो कोई बात न कहेंगे।
विवेक, इस पूरे मामले को लेकर सरकार बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं दिखती है। रिपोर्ट के साथ और आंकड़ों के साथ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर घमासान और थमने की उम्मीद दिखती है या और बढ़ने की आशंका है? देखिए, विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है कि जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उस पर बुलडोजर एक्शन हो। विपक्ष ने कुछ आंकड़े रखे कि अभी तक 26 लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है पिछले 8 सालों में, और उसमें 22 जो लोग हैं वो पीड़ित समाज से जुड़े हुए हैं, 22 लोग। और इस पूरे प्रकरण में जो उनका कहना है कि जिन लोगों का बुलडोजर एक्शन की वो मांग कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं, जिस कारण उन पर एक्शन नहीं हो रहा है।